ख़वातीन व हज़रात आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। जम्मू और कश्मीर में इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा है, उस हवाले से कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह सियासी जमातों की रैलियां जम्मू और कश्मीर में हो रही हैं, उससे ये लगता है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो सकता है। पीएचईडी ने अपने हवाले से जो बातें करनी है 370 को लेके, 35A को लेके, हालांकि पीएचईडी और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो बयानबाजियां हमारे सामने आते हैं, बयान पीएचईडी के और उमर अब्दुल्ला के, वो जरा से मुख्तलिफ होते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता ही है, अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर जब यहाँ पर आए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजौरी और कश्मीर में 2 रैलियां, बड़ी रैलियां की। एसटी और ओबीसी के हवाले से कुछ ऐलानात भारतीय जनता पार्टी करती ही रहती है वक्तन फवक्तन। तमाम पार्टियां अपनी तरफ रुझाने की कोशिश करती हैं वोटर्स को। क्या इलेक्शन मार्च अप्रैल तक हो पाएंगे, और अगर होते हैं तो नताइज किस तरह के निकलेंगे? मुर्तजा खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं मार्च अप्रैल तक, तो क्या लगता है आपको, ये जो इस वक्त सियासी मंजरनामा हमारे सामने है, पीएचईडी भी आपके सामने है, उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, क्या लगता है इस वक्त के सियासी मंजरनामे में आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात ऐसी है जो बेहतर कर पाएगी? देखिए, ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है, उन्होंने तो सीधा अपना मंशूर जो है वो बता दिया है, अब की बार 50 पार। और वो उसी अपने उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हर किसी पार्टी को इख्तियार और हक हासिल होता है कि वो अपनी पूरी कुव्वत का मुजाहरा करे इलेक्शन के दौरान, और उसके लिए वो अपना एक नैरेटिव बिल्डअप करते हैं। लेकिन ये जो पीएचईडी का आपने तज़किरा किया है, पीएचईडी के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मेनली 2 बड़ी पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जी सर। और उसके बाद अवामी एक्शन में वो पार्टी, अवामी पार्टी जो है मुजफ्फर शाह साहब की, या और भी कुछ छोटी मोटी पार्टीज हैं, उनके भी अपने अपने जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। और अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि पीएचईडी एज ए यूनिट इलेक्शन में उतरेंगे, या कि वो पार्टियां तमाम जो है वो अपने अपने तौर पे इलेक्शन लड़ेंगी। वो दोनों तरफ, विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त तक। मतलब वो जी सर। कंट्राडिक्शन, तजादात का एक मजमुआ है। और उससे ये लगता है कि एक तरफ तो वो लोगों को ये कह कर के हम 370 की जंग लड़ रहे हैं, ये बयानियां लेके चल रहे हैं, और साथ ही साथ वो एक दूसरे को भी किसी न किसी तरीके से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उमर जी सर। अब्दुल्ला साहब ने हाल ही में देखा आपने कि उन्होंने कहा, जी मुझे जो सजेशन आई है अपने पार्टी वर्कर्स की तरफ से वो ये है कि 90 की 90 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। और पीएचईडी का जो जमा होने का मुद्दा मकसद था वो तो 370 35 से है, और स्टेट की रेस्टोरेशन की बात है। अब जहां तक 370 को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, हैरत की बात यह है कि 370 के बारे में ये खुद कहते हैं कि इसको रेस्टोर करवाना वो किसी तरीके से मुमकिन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। और बल्कि उमर साहब ने तो ये तक कह दिया है कि बीजेपी तो क्या, अगर कांग्रेस की हुकूमत भी बनती है तो भी 370 को हम वापस नहीं ला सकते हैं। अब वो ले दे के कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें हम पुरुमीद हैं कि वो हमारे हक में फैसला करेगी। इनको खुद भी इल्म है कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी उस तरह का फैसला कभी नहीं ले पाएंगे जो इनकी ख्वाहिश है और जो इनकी मंशा है। ठीक उनके सर। सामने रीसेटलमेंट एक्ट की एक मिसाल मौजूद है, और रीसेटलमेंट एक्ट जो 1983 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, अब तक उस पर गर्द की इतनी तह जम चुकी है कि खुद सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो वो उतर नहीं सकती, बल्कि 370 के जाने के बाद वो बिल्कुल उस पर भी फातिहा पड़ा जा चुका है, आप कह सकते हैं। ठीक। और वैसे भी 370 की दुआई ये देते हैं, और अगर उमर साहब से पूछे कोई कि 370 में बाकी क्या बचा है, आपके दादा जान ने तो 1975 में जब उनको इक्तदार में कांग्रेस ने लाया, उससे पहले ही 370 को आत्मरा कर दिया हुआ था। और ठीक जो सर। बाकी थोड़ी बहुत कसर बची थी वो खुद उनके दादा मरहूम ने 1975 में वो भी उसको अपने हाथों गला गोंद के उसको अब्दी नींद सुला दिया हुआ है। तो ये जो है, ये अगर हम मान भी लेते हैं कि 4 अगस्त 2019 को जो शक्ल थी 370 की, अगर उसको भी
वापस लेके आए तो उसमें क्या बचा था। ये जो है बीजेपी ने इनको एक तरीके से बेल आउट किया है, वो 370 जिसमें कोई जान नहीं बची हुई थी, बीजेपी ने उसको अपने गले मड़ के, तो इनको वो रुदाली की तरह एक मौका फराम कर दिया है उसको लेके रोने धोने का। तो जी ये सर। 370 से कुछ निकलने वाला नहीं है। अलबत्ता 35A की बात है और स्टेट की रेस्टोरेशन की बात है, वो बाकी पार्टीज भी जो है उसके ऊपर मेरे ख्याल से वाजिया है। वो एक आम मजमूई मांग है और उनको किसी न किसी फॉर्म में हासिल करना वापस बईद क्यास नहीं है, वो नामुमकिनात में से नहीं है, उनको हासिल किया जा सकता है। ठीक सर। सर ये बताइएगा, उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करने की बात कही है। क्या उमर अब्दुल्ला को इससे कोई सियासी फायदा होगा? आप किस तरह देखते हैं इसको कि पाकिस्तान से बात की जाए सर? देखिए, ये मेरे ख्याल से ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है ना एक मजाक है। पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करके उमर अब्दुल्ला साहब क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सबको समझ में आता है। अगर मान भी लेते हैं बफर्ज महाल पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात शुरू होते हैं और उन मुज़ाकरात में उमर अब्दुल्ला साहब को भी बहसीत फरीक जो है वो मदऊ किया जाता है, तो तीन सूरतें हैं उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो वाज़िया होंगी। या तो ये कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है उसे हम वापस हासिल कर लें। ठीक सर। दूसरी सूरत में जो पाकिस्तान का एक बयानिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं जो कि इंप्लीमेंट भी नहीं किए जा सकते, उन्हीं को दुरुस्त मान लें। और वो सूरत ये है कि हम ये वाला कश्मीर जो है पाकिस्तान के हवाले कर दें। तीसरी सूरत ये है कि जो जिसके पास है वो उसी के कब्जा में रहे। और ये अलग बात है कि उमर साहब जब ये दलील देते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि बातचीत होनी चाहिए, और वो इसलिए होनी चाहिए कि हमारा एक हिस्सा जो वो पाकिस्तान के पास है जी। तो मेरा सवाल उमर साहब से ये है कि अगर आपको उस मुज़ाकरात में शामिल किया जाता है तो क्या आपका मुतालबा ये होगा कि जो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम है उसे वापस किया जाए, या आपका ये मौकफ होगा कि ये वाला खिता जो है ये पाकिस्तान के हवाला कर दिया जाए? इन दो में से आप कोई भी बात नहीं करने वाले। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये हिस्सा वहां नहीं जा सकता, वो यहां नहीं आ सकता, जो जैसी सूरत में है वैसी सूरत में दोनों को उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, तो उससे फिर मुज़ाकरात से हल क्या निकलेगा? वो तो आज वैसे भी है जी, आज की सिचुएशन में वैसे भी है। बिल्कुल सर। अब बल्कि वो इनको ज्यादा सूट करता है, और वो इसलिए ज्यादा सूट करता है क्योंकि ये तारीख का एक हिस्सा है कि इस कश्मीर के दो टुकड़े एक साजिश के तहत जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत हुए थे, और इसमें उमर साहब के दादा जान की भी मर्जी शामिल थी, और कांग्रेस के पंडित नेहरू जो थे उनके साथ इनकी आपस में ये फार्मूला तय हुआ जिसको उस वक्त के जनरल हीरालाल अटल ने इंप्लीमेंट किया था। वरना राजा की फोर्सेस तो कोहाला पुल तक पहुंच चुकी थी। ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है, जो उसमें शामिल रहे हैं उस सारी उस जंग में भी, और वो जो हालात जो उन्होंने खुद देखे हुए हैं। और वो इसलिए किया गया था ताकि जनाबे शेख को यहाँ रियासत का इक़्तिदार बिला शराकत गैरे जो है वो हमेशा के लिए उनके हाथों में दे दिया जाए। अगर रियासत यकजा हो जाती है और 1947 के से हालात वो जोग्राफियाई रियासत के बन जाते हैं, तो ये हम सबको मालूम है कि उमर अब्दुल्ला साहब तो उस वक्त बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो है ये खाली एक जज्बाती नारा दिया जाता है वक्तन फवक्तन, और इसकी कोई हैसियत नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और आपसे अर्ज करूं, जी सर, जी सर, कि ये नारा दिया जाता है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, नौजवानों को इस डगर पर चलाने के लिए कि ओहो आपने तो कुछ खो दिया हुआ है। एक लफ्ज है जिसको पाकिस्तान कहते हैं और वो आपको बहुत प्यारा है, वो अजीज है, उसके नाम पे आप जो है वो लोगों को इस डगर पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद ये लोग मेरे ख्याल से मोहन भागवत से और अमित शाह से भी ज्यादा बड़े वो जो है वो नेशनलिस्ट बन जाते हैं। उस वक्त इनको याद नहीं रहता है, उस वक्त पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात ये नहीं करते हैं। आप जरा माजी में देखिए, ये जो पीएजीडी की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज हैं, ये जब जब इक़्तिदार के बाहर होती हैं तो उस वक्त कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के हवाले से मुज़ाकरात कीजिए, लेकिन जब कुर्सी पे आते हैं तो उसके बाद कभी ये नाम तक भी नहीं लेते हैं। तो ये सिर्फ
एक नारा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, जो इंतहाई एक खतरनाक फेनोमेना है। और फिर मेरे ख्याल से आप ये जो है ये किस पाकिस्तान के नाम से आप लोगों को जो है वो मुज़ाकरात का नाम लगाकर या किसी तरीके से अल्योर करना चाहते हैं, अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं, जिस पाकिस्तान की तारीख ही है कि पिछले 75 साल में उस मुल्क के अवाम को और वहां की जमहूरियत को फौजी बूट ने अपने तले हमेशा रौंदा है। ये पिछले 6 महीने से देख लीजिए कि इमरान खान नाम का एक शख्स जिसके साथ 80% से ज्यादा अवाम आज भी मौजूद है, और 6 महीने से उस शख्स को कभी सुबह एक थाने में, कभी शाम दूसरे थाने में, एक रोज एक पर्चा उस पर लगा होता है, दूसरे दूसरा पर्चा लगा होता है, और वो सारा कुछ करने वाले कुछ जर्नैल हैं जिन्होंने उस मुल्क को वो अपने अपने जैसे कि अर्ज किया जूतों के नीचे रखा हुआ है। तो उस मुल्क का नाम आप बताकर यहाँ के नौजवानों को उनके जज्बात को उभार कर फिर वो इलेक्शन लड़ के फिर जब इलेक्शन जीत जाए तो आप उस वक्त, मैंने जैसा कि अर्ज किया, इस मुल्क के किसी बड़े से बड़े देशभगत से ज्यादा बड़े देशभगत जो हैं वो बन जाते हैं। उस वक्त आपको याद नहीं रहता। और बल्कि मुझे जहां तक याद पड़ता है, अगर आप इस उमर साहब के उस इंटरव्यू का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है जी कि अगला इलेक्शन सेंटीमेंट के ऊपर होगा। जी जी, इसी तरफ मैं आ रहा था सर कि अगला इलेक्शन सेंटीमेंट्स पे होगा। उन्होंने मतलब बिल्कुल साफ तौर पे कहा सेंटीमेंट पे इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़े जाते हैं, यहाँ कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। डेवलपमेंट होगा कुछ मतलब छोटा मोटा, डेवलपमेंट की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत है सेंटीमेंट्स की। सर क्या सेंटीमेंट में, वही मैं हैरान हूं। मैं तो सख्ते में आ गया जब मैंने वो जुमला उनका सुना कि यहाँ का जो इलेक्शन होगा वो सेंटीमेंट के ऊपर होगा। किस सेंटीमेंट के ऊपर होगा, जरा थोड़ी सी उसकी भी वजाहत कर देते। ये लोगों को गुमराह करने के, जब इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, फिर ये सेंटीमेंट के नाम पर या पाकिस्तान के नाम पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर सेंटीमेंट पे ही लड़ना है इलेक्शन, तो यहाँ के नौजवान के अंदर ये सेंटीमेंट जो है वो इन्फ्यूज करके बिल्डअप करना चाहिए कि हर वो पार्टी जिसने पिछले 75 साल के दौरान या 50 साल के दौरान इन लोगों का इस्तेहसाल करने के लिए नारे दिए, उन लोगों से बाखबर होकर उनके खिलाफ वो सेंटीमेंट जाना चाहिए। क्या हमारी तारीख इस चीज की गवाह नहीं है कि जम्मू कश्मीर के इन जज्बाती लोगों को, मैं इनको जज्बाती और मासूम लोग समझता हूं, इनको इन्होंने सब्ज रुमाल में पाकिस्तानी नमक लपेट कर इनको नहीं चटाया पिछली 22 साल तक जो है। कभी इन्होंने महाजरा शुमारी का नारा दिया, कभी एक किसी इशू पे इनको एक्सप्लाइट किया, कभी दूसरे, अब 370 पे ये एक्सप्लाइट करना चाहते हैं। ये खुद भी जानते हैं कि इस 370 का ना कोई वजूद है, ना इसके अंदर कुछ दम बाकी था, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये रियलिटीज को फेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे भागने के लिए ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको मारज़ वजूद में लाकर ये उस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। मुर्तज़ा साहब 370 की बात आपने की, 370 के बाद जम्मू कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर में जिसकी दुहाई पीएचडी दे रही है, उमर साहब देते हैं, कश्मीर की बेशतर आबादी खामोश रही। इसके एक मानी तो ये लिए जा सकते हैं कि 370 से जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। देखिए 370 है क्या, मतलब मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी 94 एंट्रीज जो है वो इससे पहले जो है, ये 5 अगस्त 2019 से पहले 94-95 एंट्रीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के जरिए से। इसकी एक ही खासियत थी जो मेरी नजर में रेलिवेंट थी, और वो ये थी कि हमारे स्पेशल स्टेटस के बायस जम्मू और कश्मीर में गवर्नर नहीं हुआ करता था, बल्कि सदर रियासत था, जो 1965 तक सदर रियासत यहाँ पे मौजूद थे। और सदर रियासत का इख्तियार ये हुआ करता था कि अगर वो चाहते किसी कानूनी वजह की बुनियाद पर, तो वो गवर्नमेंट को, रियासती गवर्नमेंट को हटा सकते थे। अब चूंकि सदर रियासत को उसी असेंबली के जरिए से इलेक्ट होना था, लिहाजा वो चेक एंड बैलेंस का मामला था, लिहाजा यहाँ की अवामी गवर्नमेंट किसी को कभी कोई हटा नहीं सकता था। लेकिन 1965 में जब 12वीं तरमीम हुई जम्मू कश्मीर के आयन में, तो उसके बाद से सदर रियासत का ओहदा इन्होंने हटा दिया और वो इख्तियार चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गवर्नर अपॉइंट करने का।
और गवर्नर को इख्तियार मिल गया कि वो रियासती गवर्नमेंट्स को हटाए। और हमने देखा फिर कई ये गवर्नमेंट्स हटी भी, उसमें फारूक साहब की हुकूमत भी हटी, फिर गुलाम मोहम्मद शाह साहब की, और भी कई एक हमारे पास इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। तो जो वो इसकी रूह थी 370 की, उसको तो आपने 1965 में ही खत्म कर दिया था और 75 में उसको आपने दफन कर दिया था। तो किस 370 की आप बात करते हो? ये एक जज्बाती नारे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है हमेशा कश्मीर में, जो कि कभी नहीं होना चाहिए था। सर एक चीज ये बताइएगा कि मुर्तजा साहब, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज आपके कर चुका हूं। मुझे जाती तौर पर यह महसूस होता है कि मुर्तजा खान साहब भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर को लेकर जो पॉलिसीज हैं उससे काफी हद तक मुत्तफिक हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वो ठीक है जम्मू कश्मीर के लिए? सर नहीं, मैं हरगिज नहीं कहता हूं कि मैं उनकी हर पॉलिसी से मुत्तफिक हूं। जो जेन्युइन बात है उसको दुरुस्त तस्लीम करना चाहिए। हमें सबसे पहले ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने लोगों को उसी डगर पर डालना चाहिए। हमें उन वो ख्वाबों के सौदागर बनकर इन लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। रहा सवाल बीजेपी का, जो यहाँ पे उनकी पॉलिसीज हैं, मैं हरगिज इत्तफाक नहीं करता हर एक पॉलिसी से। उनको सबसे पहले जो ज्यादतियां इस रियासत के साथ की है उनका अजाला करना चाहिए, स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वो हमारा मुतालबा है, पूरी ताकत के साथ हम उस मुतालबे पे अपने कारबंद हैं। उसके बाद जो हमारे जो मुराद हमें एक देरीना मुद्दत से इस रियासत को हासिल थी 35A की शक्ल में, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकॉग्नाइज किया था, जिसके तहत बाहर से आने वालों को यहाँ जमीन खरीदने के ऊपर पाबंदियां थी, या इसी तरीके से नौकरियों के मामले में खुद रियासत के अंदर के लोग जो थे सिर्फ उन्हीं को हक हासिल था। ये वो मुतालबे हैं जो बीजेपी से हम हमेशा दोहराते रहेंगे ता वक्त के ये पूरे नहीं होते। और ये कोई नामुमकिनात में से भी नहीं है, क्योंकि इस मुल्क और कई रियासतें हैं जहां पे आपने इस तरह की सहूलियात दी हैं। जब आपने ये सहूलियात नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फॉर एग्जांपल दी है या और कई जगह हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं? और फिर आपको ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर एक मुख्तलिफ और मुनफरिद बैकग्राउंड की एक रियासत थी, उसको आपने जैसे मुर्गे के पर वो निकाल के नंगा कर दिया, वो नहीं। उससे हमें बीजेपी से इख्तलाफ है। दूसरी बात, बीजेपी की कई पॉलिसीज हैं जिनको अगर मैं देखता हूं कई बार के यहाँ जम्मू कश्मीर में मदरसे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं और इस तरह के इदारे हैं जहां पे फलाही इदारे हैं, ट्रस्ट हैं कई एक, जिन पे ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं जो कि बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए थी। इन इदारों का बहुत बड़ा रोल है इस रियासत में तालीम के फरोग का और इस माशरे को दुरुस्त राहों पर डालने का। आप NIA के जरिए बेशुमार रेड्स इस तरह की करवाते हैं और लास्ट में वहां से कुछ नहीं निकलता। छोटे लेवल के ऑफिसर्स के जरिए से बहुत सारे दीनी और तालीमी इदारों पे आपने कार्रवाइयां की, और गैर जिम्मेदार ऑफिसर्स जो नीचे वाले सतह के हैं, जब तक उनके फैसले ऊपर तक पहुंचते और उसको दुरुस्त किया जाता है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो इस तरह के कई, अगर आपने पाबंदियां लगानी है तो उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ बाबा, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया। इस मुल्क में मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इनको डी रजिस्टर करने का, डी रिकॉग्नाइज करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। अगर इस तरह का कानून मौजूद होता तो मैं कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ मैं कोर्ट में जाता और मैं ये मुतालबा करता कि इन पे पाबंदियां लगाई जाए, उन इदारों पे पाबंदियां ना लगे जो इदारे जो हैं इस रियासत में तालीम आम करने के काम में मसरूफ हैं, दीगर फलाही कामों में मसरूफ हैं, यतीम खाने इस तरह के हैं। इस तरह के बेशुमार लातादाद इदारे हैं जिनको आपने हदफ तनकीद बना दिया है। तो ये जो इस तरह के कार्रवाइयां हैं, इनसे बीजेपी को थोड़ा सा मेरे ख्याल से खुसूसी तवज्जो इस तरफ देनी चाहिए, और ये जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए। यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। मसलन आज नौजवान जगह जगह जो है वो धरने और मुजाहरे कर रहे होते हैं, कहीं वो अपनी नौकरियों की वो उनको पक्का करने के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है। जो रियासत जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं इनको यहाँ के लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए जामिया पॉलिसी बनाई जानी लाजमी है। ये वो इश्यूज हैं जिन पे बीजेपी को फोकस करना चाहिए। अगर वो वाकई जैसा कि वो दावा करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में एक इनकलाब लेके आना है, अगर इनकलाब लाना है तो वो खाली नारों से नहीं होगा,
बल्कि ठीक हकीकत सर। पसंदी के साथ जो 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 स्टेप्स हैं उनको लिया जाना जरूरी होगा। गुलाम नबी आजाद भी जम्मू कश्मीर में आ गए हैं सर, तो क्या सियासी मुस्तकबिल देखते हैं आप गुलाम नबी आजाद का जम्मू और कश्मीर में? तो गुलाम नबी आजाद साहब को रहने दीजिए। अभी अभी तो मैं तो इसी मखमसे में हूं कि वो आए हैं यहाँ पे कोई बड़ा इनकलाब लाने के लिए। हम पहले से खानदानी राज के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करने के चक्कर में अब उनकी पार्टियों के नाम तो कम से कम कोई डेमोक्रेटिक है, कोई नेशनल है, कोई इस तरह का है। यहाँ तो अगर हमने अपना नाम भी पार्टी अपनी भी अपने नाम से रखना शुरू कर दिया तो हमें क्या ज्यादा उससे तवक्को नहीं करनी चाहिए। मुर्तजा खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पॉलिटिकल सिनेरियो करंट क्या है, आने वाले दिनों में सियासी जमातें क्या अहम रोल प्ले करेंगी, 370 की बात पे उमर अब्दुल्ला ने जो कहा, मुर्तजा खान साहब ने जो कहा, वो बिल्कुल दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। हाँ, 35A के हवाले से और स्टेट रिस्टोर के हवाले से मुर्तजा खान साहब बहुत पुरुमीद हैं, और ये होना ही चाहिए। और बाकी जमातें भी कम से कम 35A और स्टेट हुड को लेकर बातें तो करती ही रहती हैं। मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया सर। शुक्रिया नवाज।